क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त पोर्ट्स अचानक माल से इतने ज्यादा भर क्यों गए हैं कि कंटेनर उठाने के लिए जहाजों को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ रहा है? ऐसा क्या हुआ कि पूरी यूरोपीय सप्लाई चेन ठप पड़ने की कगार पर है? ट्रंप की टैरिफ नीति ने सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी को ही नहीं हिलाया, बल्कि अब यूरोप की बंदरगाहों को भी गहरी मुसीबत में डाल दिया है। 2025 की शुरुआत में ट्रंप ने चीन, भारत और यूरोप से आने वाले कई सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए। उनका मकसद था अमेरिका फर्स्ट नीति को और आक्रामक बनाना, ताकि अमेरिकी कंपनियां विदेशी कंपनियों से मुकाबले में आगे रहें। लेकिन जब अमेरिका ने आयात महंगा कर दिया, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने माल की दिशा बदल दी। यानी जो सामान पहले अमेरिका भेजा जाता था, अब वह यूरोप की ओर मुड़ गया। अब जरा सोचिए, जब अचानक हजारों कंटेनर यूरोप पहुंचने लगे और पहले से ही व्यस्त बंदरगाहों पर उतरे, तो क्या होगा? वही हुआ जिसकी आशंका थी। यूरोप के सबसे अहम पोर्ट्स पर भीड़ लग गई, जगह कम पड़ने लगी और कंटेनर जहाजों को दिन नहीं हफ्तों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ पोर्ट्स पर तो जहाजों को तय समय से 5 दिन बाद लोडिंग अनलोडिंग की बारी मिल रही है। बारजेस, जो नदियों से माल पहुंचाती हैं, अब 66 से 77 घंटे तक कतार में खड़ी रहती हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति ने सिर्फ कंटेनरों की दिशा नहीं बदली, बल्कि पूरी वैश्विक लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को फिर से सेट होने पर मजबूर कर दिया है। यूरोप की बंदरगाहें इस नए दबाव को संभाल नहीं पा रही। लेकिन यह अकेला कारण नहीं है। असली मुश्किल तब और बढ़ी जब राइन नदी, जो जर्मनी और नीदरलैंड्स के बीच बहती है और माल ढुलाई की रीढ़ मानी जाती है, अचानक सूखने लगी। 2025 में बारिश बहुत कम हुई और पानी का स्तर इतना नीचे चला गया कि बार्जेस को आधा माल लेकर ही चलना पड़ रहा है। यानी जो काम एक बार में हो जाता था, अब 2 गुना समय लग रहा है। और इसी दौरान शिपिंग इंडस्ट्री में एक और बड़ा बदलाव हुआ। दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंटेनर कंपनियां एमएससी स्विट्जरलैंड और मायर्स्क डेनमार्क ने अपने 10 साल पुराने समझौते को तोड़ दिया। इसका असर यह हुआ कि अब जहाज अलग अलग टर्मिनल्स पर जा रहे हैं, शेड्यूल बदल गए हैं और सिस्टम में अचानक एक नई उलझन पैदा हो गई। इतनी समस्याओं के बीच अब यूरोपीय लॉजिस्टिक्स कंपनियां हालात को काबू में लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। डच कंपनी यूरो राइजन ग्रुप के सीईओ कहते हैं, कोरोना के बाद ये अब तक का सबसे खराब दौर है। पोर्ट्स पूरी क्षमता से चल रहे हैं, लेकिन कंटेनर की लाइनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। डीएचएल जैसे दिग्गज प्लेयर ने माना कि अब तक किसी भी ग्राहक की फैक्ट्री बंद नहीं हुई है, लेकिन अगर देरी का यही सिलसिला चलता रहा तो प्रोडक्शन रुक सकता है। जानकारों की माने तो यूरोप की कंपनियां जस्ट इन टाइम मॉडल पर काम करती हैं, यानी उन्हें भरोसा होता है कि सामान समय पर पहुंचेगा, इसीलिए वे ज्यादा स्टॉक नहीं रखती। लेकिन अब जब जहाज लेट हैं, तो ये मॉडल ही सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। इसका असर सिर्फ बड़ी कंपनियों पर नहीं, बल्कि आम लोगों तक भी पहुंच रहा है। कई रिटेलर्स को समय पर सामान नहीं मिल रहा, जिससे दुकानों में प्रोडक्ट्स की कमी हो रही है। कीमतें भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, क्योंकि डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई अटक गई है। कुछ जगहों पर तो ग्राहकों को पहले से 3 गुना समय लग रहा है सामान की डिलीवरी में। और जब सप्लाई चेन लड़खड़ाती है, तो उसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, न सिर्फ यूरोप में, बल्कि ग्लोबली। इस यूरोपीय पोर्ट संकट का असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। इसका सीधा प्रभाव भारत और चीन जैसे बड़े निर्यातकों पर भी पड़ रहा है। चीन, जो पहले अपने अधिकांश उत्पाद अमेरिका भेजता था, अब ट्रंप की नई टैरिफ नीति के कारण अपने माल को बड़े पैमाने पर यूरोप डाइवर्ट कर रहा है। नतीजतन यूरोपीय पोर्ट पहले से ही चीनी कंटेनरों से भर चुके हैं। वहीं भारत के लिए यह स्थिति दोधारी तलवार जैसी है। एक ओर यूरोपीय बाजार में निर्यात के नए मौके मिल सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां विकल्प तलाश रही हैं, लेकिन दूसरी ओर पोर्ट की भीड़ और डीले के कारण भारत से यूरोप भेजा जाने वाला माल कई दिनों तक फंसा रह सकता है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स की लागत और लॉजिस्टिक समय बढ़ जाएगा। दोनों देशों की कंपनियां अब अपने शिपमेंट शेड्यूल, टर्मिनल विकल्प और एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी पर दोबारा विचार कर रही हैं, ताकि इस वैश्विक ट्रैफिक जाम से निपटा जा सके। हालांकि भारत सरकार और कई कंपनियां
अब सगरमाला परियोजना जैसी योजनाओं और छोटे बंदरगाह विकल्पों को ताक पर रखकर अपनी लॉजिस्टिक रणनीति फिर से तैयार कर रही है, ताकि इस वैश्विक ट्रैफिक संकट से न्यूनतम क्षति हो सके। इस बीच बंदरगाहों पर काम करने वाली कंपनियां जैसे कि ईसीटी, डीपी वर्ल्ड और यूरोगेट अब पूरी ताकत से हालात को संभालने में जुटी हुई हैं। ये कंपनियां तेजी से नए कर्मचारियों की भर्ती कर रही हैं, भारी भरकम क्रेन्स और कंटेनर हैंडलिंग मशीनरी मंगाई जा रही हैं और ऑपरेशन शिफ्ट को 3 से बढ़ाकर 24 घंटे करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद वे खुद स्वीकार करती हैं कि यह समस्या कुछ हफ्तों या महीनों में नहीं सुलझेगी। डीपी वर्ल्ड के चीफ कमर्शियल ऑफिसर ने साफ शब्दों में कहा है, हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह कोई छोटा बदलाव नहीं है। जब पूरी इंडस्ट्री एक बार फिर खुद को रीसेट कर रही हो तो देरी, अव्यवस्था और दबाव पूरी तरह स्वाभाविक हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह संकट अगले कुछ महीनों में सुधरेगा? लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री से जुड़ी कई दिग्गज कंपनियां जैसे कि वीसी लाइंस, कंटारगो और मेयर्स्क ने माना है कि जो काम पहले 3 दिन में निपट जाता था, अब उसमें 6 से 8 दिन लग रहे हैं और आने वाले समय में यह देरी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कुछ कंपनियां अब यूरोप के छोटे और मझोले पोर्ट्स की ओर रुख कर रही हैं, जैसे इटली का ट्रिएस्टे, स्पेन का बार्सिलोना या फ्रांस का लियोन। लेकिन समस्या यह है कि इन बंदरगाहों की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता अभी इतनी नहीं कि वे रॉटरडैम और एंटवर्प जैसे मेगा पोर्ट्स के दबाव को संभाल सकें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर राइन नदी में जलस्तर जल्द नहीं बढ़ा, मौसम की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और ट्रंप की टैरिफ नीति ऐसे ही जारी रही, तो यह सप्लाई चेन संकट सिर्फ कुछ महीनों का नहीं रहेगा। यह संकट 2026 या उससे भी आगे तक खींच सकता है। यह सिर्फ एक अस्थायी रुकावट नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक व्यवधान है जो यूरोप की ट्रेड लाइनों की रीढ़ तोड़ सकता है। रिपोर्ट्स ये भी इशारा कर रही हैं कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां अब यूरोप के बड़े-बड़े पोर्ट्स पर निर्भर रहने की बजाय अपने खुद के प्राइवेट वेयरहाउस तैयार करने में निवेश कर रही हैं, ताकि वो पोर्ट कंजेशन से बच सकें और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बना सकें। इसके अलावा कई कंपनियां अब अपने जस्ट इन टाइम मॉडल से हटकर बफर स्टॉक सिस्टम की ओर बढ़ रही हैं, यानी वे अब ज्यादा माल पहले से स्टोर करके रख रही हैं, ताकि अगर पोर्ट्स पर देरी हो भी जाए तो उत्पादन या डिलीवरी में बाधा न आए। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह दर्शाता है कि लॉजिस्टिक्स सिस्टम में स्थायी रूप से बदलाव आ रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे पोस्ट पेंडेमिक लॉजिस्टिक्स रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, जहां अब कंपनियां फ्लेक्सिबल और मल्टी रूट सप्लाई चेन की रणनीति बना रही हैं। अगर हम 2024 के डेटा को देखें तो साफ पता चलता है कि अमेरिका का व्यापार कुछ गिने चुने देशों के साथ सबसे मजबूत है, जिनमें मैक्सिको, कनाडा और चीन सबसे आगे हैं। अमेरिका का सबसे ज्यादा माल मैक्सिको और चीन से आता है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कनाडा और मैक्सिको को होता है, यानी अमेरिका की सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा इन 3 देशों पर टिका हुआ है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी फिर से लागू होती है, जिसमें विदेशी सामान पर भारी टैक्स लगाया जाता है, तो क्या ये ट्रेड रिलेशन इतने ही मजबूत बने रहेंगे? शायद नहीं। इसका असर सिर्फ इन 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक समीकरण हिल सकते हैं। चीन पर पहले ही दबाव बढ़ रहा है और अमेरिका उसे लेकर पहले से सतर्क है। वहीं यूरोप की पोर्ट कंजेशन और लॉजिस्टिक्स देरी से कनाडा और जर्मनी जैसे साझेदारों को भी झटका लग सकता है। ऐसे में अमेरिका को नए विकल्पों की तलाश शुरू करनी पड़ेगी और यही वह जगह है जहां भारत जैसे देश एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत न केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के मामले में भी धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ऐसे समय में जब अमेरिका को सप्लाई चेन को दोबारा रीसेट करना पड़ेगा, भारत जैसे भरोसेमंद और लोकतांत्रिक देश उसके लिए एक रणनीतिक पार्टनर बन सकते हैं। आने वाले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ता कितना गहरा होता है, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि मौजूदा बड़े साझेदार जैसे चीन और कनाडा इन वैश्विक चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। लेकिन एक बात तय है,
जो देश तेजी से हालात के हिसाब से ढल जाएगा, वही ग्लोबल ट्रेड में अगली बड़ी ताकत बनेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।